इस बार बीजेपी अलग अंदाज में स्थापना दिवस मनाएगी। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक संदेश दिया जाएगा और अगले एक सप्ताह तक तमाम कार्यकर्ता नेता चलो गांव की ओर के नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। तमाम घरों पे झंडे लगाए जाएंगे और रामनवमी का भव्य जुलूस निकाला जाएगा। पटना के पार्टी दफ्तर में दिलीप जायसवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कई तरह के दावे किए। साथ ही उन्होंने लालू परिवार पर जमकर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव चांदी के चम्मच लेकर पैदा लिए हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें कार्यकर्ताओं का सपोर्ट नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव का ज्यादा सपोर्ट मिलता है। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव जी को कौन जानता? आप ही में से कोई बताइए। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान है। इस बात का जवाब देते हुए आरजेडी ने तीखे हमले किए। आरजेडी ने सीधे तौर पे बीजेपी को घेरा और कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार समाजवाद का उदाहरण है और जनता उनके साथ है। तेजस्वी जी 17 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिए, नौजवानों को चेहरे पर मुस्कुराहट दिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाए, ये कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय की सोच की परिधि के साथ वो लालू जी के गोद में पले बढ़े, उसका परिणाम है। और इस पर अगर दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं ईर्ष्या और जलन होती है तो ये उनका विषय है। कुल मिला के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया कि अब चुनावी वर्ष में बीजेपी संगठन पे काम करेगी और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांव में रखेगी ताकि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की नीतियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। छत्तीसगढ़ के सियासी माहौल में दो मुद्दे इस समय बहुत गर्म हैं। पहला ईडी सीबीआई के छापे और दूसरा नक्सलवाद का सफाया। बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार इन्हीं मुद्दों पर बयानों के बाण भी चला रहे हैं, एक दूसरे को शह और मात देने की भी कोशिश कर रहे हैं। और जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा तय हुआ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बयानों की जो अपनी श्रृंखला है वो तेज कर दी है। भूपेश बघेल ने कहा है कि जब जब मोदी और शाह छत्तीसगढ़ आते हैं ईडी और सीबीआई अपनी कार्रवाई तेज कर देती है। उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है। जब जब मोदी जी या शाह जी आए तब तक सीबीआई ईडी इसका पहले एक दौर हो जाता है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि अगर गलत किया है तो सजा भुगतनी होगी। सीबीआई महादेव सट्टा घोटाले का जांच कर रही है और उस जांच में भूपेश बघेल जी के ऊपर भी जैसा मीडिया और उसमें भी आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि उनका भी नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से कोई कितना ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, देश के कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। तो दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और इस बीच में सबसे अहम शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। वो दंतेवाड़ा भी जाएंगे और बदलते बस्तर की एक नई इबारत की शुरुआत शाह करने वाले हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि छत्तीसगढ़ का सियासी पारा मौसम के साथ साथ दिनों दिन इस समय गर्म होता जा रहा है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये वक्फ संशोधन बिल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए लाया गया है। ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है और इस बिल को लाने में केंद्र सरकार ने जो जल्दी की है वो साफ तौर पर दिखाता है किस तरह से संविधान के खिलाफ ये बिल है और जबरन तरीके से इस बिल को लाया गया है। दरअसल आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की और कई मूल मंत्र जो है अपने सांसदों को इस बैठक में सोनिया गांधी ने दिया और साफ तौर पर जो वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा के अंदर पास हुआ है उसे जबरन बिल बताया और कहा कि जबरन तरीके से इस बिल को पारित किया गया है। यही नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सोनिया गांधी ने बताया कि संविधान के खिलाफ जाकर इस तरह की जो नए बिल है वो पार्टी लाने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, हम इसका विरोध करते रहेंगे। और साफ तौर पर यह भी कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी, जो पॉलिसीज और जो नई योजनाएं उस सरकार के दौरान जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उन्हीं योजनाओं को एक तरह से नवीकरण करके ये मौजूदा सरकार पेश करती है। जो
हमारे सांसद हैं उनको जनता को बताना होगा कि ये सब योजनाएं हैं वो यूपीए सरकार के दौरान ही लाई गई थी, इसमें कुछ नया नहीं है। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है, इन तमाम मुद्दों पर अच्छे से जो सांसद हैं उनको सदन के अंदर अपनी बात रखनी होगी और जो एनडीए सरकार के जो सांसद और मंत्रीगण नेतागण जो होते हैं जो पिछली सरकारों पर हमला करते हैं, साफ तौर पर उनका इशारा यही था, इंदिरा नेहरू की सरकार पर जो सवाल खड़े करते हैं उस पर हमारे सांसदों को पुरजोर तरीके से अपना जवाब रखना चाहिए और उसका जो डिफरेंस रहे हैं और जो उसमें रियल एजेंडा रहा है उसको सदन के अंदर बताना होगा। साफ तौर पर तीखे हमले कई मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी ने किए हैं और जो वफ संशोधन बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है उसको संविधान के खिलाफ बताया है। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेल के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। वक्फ बिल के पक्ष और विपक्ष में वोटिंग देने को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ उद्धव ठाकरे बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया है और मुसलमानों की बात करने के बहाने वक्फ की जमीन को हड़पना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के तमाम सारे आरोपों का जवाब देते हुए कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के विचारों की तिलांजलि दे दी है और बाला साहब के विचार छोड़कर अब वो राहुल गांधी के विचार अपनाने लगे हैं। वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ बोर्ड के विरोध में निर्णय लेकर उबाटा ने असली चेहरा दिखा दिया है। अभी उनकी दुटप्पी भूमिका जाहिर हुई है और उन्होंने हिंदुत्व पूरी तरह छोड़ दिया है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार पूरी तरह छोड़ दिया है। इस पर उन्होंने कल सिक्का मुर्तब किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए उद्धव ठाकरे ने इस बिल के विपक्ष में वोट किया है और वो चंद वोट के लिए अब हिंदुत्व का विचार छोड़ चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। धामी सरकार ने 2 दिन पहले उत्तराखंड के 4 जिलों के 17 जगहों के नाम परिवर्तन करने का फैसला किया था, जिसमें 17 में से 16 जगहों पर जनता ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया था। लेकिन राजधानी देहरादून के मियांवाला क्षेत्र के स्थानीय लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मियांवाला से ही उनकी पहचान है और मियांवाला का विस्तार तब हुआ था जब राजधानी देहरादून का नामो निशान नहीं था। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर नाम परिवर्तन न करने की भी मांग की है। दरअसल देहरादून बसने से सालों पहले 1717 से 1772 के बीच राज करने वाले राजा प्रदीप शाह ने गुरु राम राय को 4 गांव भेंट किए थे, जिनमें से एक मियांवाला भी था। ऐसे में इसका इतिहास काफी सालों पुराना है, जिसको लेकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह चुके हैं कि मियांवाला का जो मियां शब्द है वो राजपूतों की एक उपजाति का नाम है। ऐसे में सरकार इस उपजाति के नाम को किसी और ही चश्मे से देख रही है। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने यह फैसला लिया है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे और उसकी घोषणा करेंगे। यह फैसला 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के बीच हुई बैठक में लिया गया है। यह बैठक सीजेआई की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें 33 जज भाग लिए थे। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज की पद निर्धारित है, जिसमें से मौजूदा समय में 33 जज हैं, 1 पद खाली है। 30 जजों ने कहा है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा बहुत जल्द सौंप देंगे और यह भी कहा जा रहा है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट को दे भी दिए हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके की संपत्ति का घोषणा सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा की गई हो। इससे पहले 2009 में भी संपत्ति की घोषणा की बात हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने संपत्ति की घोषणा भी की थी, लेकिन उसके बाद उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। और वहीं 2009 में भी दिल्ली हाई कोर्ट के सभी जजों ने एक प्रस्ताव पारित कर अपनी संपत्ति की घोषणा की थी, लेकिन वह भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाया था। अब देखना होगा जो नई घोषणा सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा की गई है, क्या यह रिपोर्ट सार्वजनिक होती है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण।
गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चे जिद पकड़ लेते थे कि नाना नानी मामा मामी के घर जाना है। अब समय बदला, तकनीक बदली, अब माई भारत कैलेंडर आ चुका है। यानी बच्चे इस कैलेंडर के जरिए वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। सीमावर्ती गांव में जाकर वहां की गतिविधियों, वहां के लोगों से बातचीत, वहां के जो खेल होते हैं उनसे भी रूबरू हो सकते हैं। यहाँ तक कि भारत में जन औषधि केंद्र कैसे काम करता है, इन सब की तमाम जानकारी ले सकते हैं। माई भारत कैलेंडर के जरिए वो अपनी तमाम रुचियों को प्रकट भी कर सकते हैं, यानी अपनी जानकारी भी बढ़ा सकते हैं। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में झारखंड चौथे नंबर पर आया है। खास बात यह है कि ओडिशा इसमें पहले स्थान पर है और झारखंड चौथे स्थान पर है। अपने आप में देखा जाए तो झारखंड के लिए ये सुखद बात मानी जा सकती है, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार ने जो कार्य किए और जो आर्थिक सुधारों के लिए उनका प्रयास रहा, वो प्रयास का ही नतीजा है कि ये सूचकांक जारी हुआ और इस सूचकांक में चौथे नंबर पर झारखंड सरकार या झारखंड आया है। ऐसे हालात में एक तरफ जहां बीजेपी इसको लेकर के सत्ता पर सवाल उठा रही है, ये कह रही है कि अगर अपने आर्थिक संसाधनों का सदुपयोग राज्य सरकार करती, जैसे बालू और इस तरह कोयला, इस तरह की चीजों में अगर आर्थिक संसाधनों का सदुपयोग राज्य सरकार करती तो और बेहतर परिणाम आता। दूसरी तरफ कांग्रेस समेत सत्ताधारी दल के लोग ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार बीते 5 वर्षों में जो कार्य कर रही है, जिस तरह से वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि 18 राज्यों में 5 राज्यों के अंदर और चौथे स्थान पर झारखंड आया है। खास बात यह है कि बिहार का नंबर इसमें 13वां है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। इंदौर पुलिस कमिश्नर को शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लोगों से होम लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा है। वह लोगों को ना लोन दिलाता था, ना उनके पैसे वापस करता था, बल्कि वो अपने जगह से फरार हो जाता था। शिकायत के आधार पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने पड़ताल की तो पता चला कि खरगोन का रहने वाला नितिन व्यास वह आरोपी था जो लोगों को चूना लगा रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी खरगोन का रहने वाला है और पहले स्टेट बैंक में एजेंट के बतौर काम करता था। वर्तमान में वह एक्सिस बैंक से होम लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस की पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस को उम्मीद है कि खबर मीडिया में आने के बाद और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। साथ ही बैंक के कर्मचारी अधिकारियों की मिलीभगत की भी जांच में पुलिस लग गई है। आरोपी नितिन व्यास को अरेस्ट किया गया है और उससे और पूछताछ की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब ये खबर जाएगी तो हमें भरोसा है कि कहीं ना कहीं और भी ऐसे लोग होंगे जिनके द्वारा होम लोन कराया गया है। फिलहाल एक्सिस बैंक से होम लोन कराने की इसने बात कही थी। अब इसमें बैंक के जो बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक का इसमें क्या रोल है, बैंक की क्या संलिप्तता है, इसकी भी भूमिका की जांच की जा रही है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। गर्मी के जो तेवर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अप्रैल माह शुरू हो चुका है। ऐसे में आज अचानक से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। भाई मौसम विभाग की बात माने तो मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम का असर दिखाई देगा, जो है मौसम परिवर्तन नजर आएगा। और इसकी बड़ी वजह यही है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर से ट्रैक लाइन गुजर रही है। इसकी वजह से यह मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बारिश होती है तो खेतों में जो किसान की खड़ी हुई फसल है वो बेकार हो सकती है, और अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसान को फसल खराब होने से काफी नुकसान हो सकता है। जिसके चलते ये जो मौसम आज बदली छाई हुई है उससे
किसान के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर से नजर आ रही है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने जैसे आसार बताए हैं कि बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल बारिश नहीं हुई है, लेकिन काले घने बादल जरूर छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने अपने जो है आसार बताए हैं कि बारिश हो सकती है और तेज आंधी तूफान भी चल सकता है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।